नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं एक नाटक को लेकर। जी हां, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आपका इस एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कथाकार, नाटककार, उपन्यासकार मोहन राकेश द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन नाटक के कथानक या कथावस्तु या सार या सारांश को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आषाढ़ का एक दिन इनका एक बहुत ही लोकप्रिय, बहुचर्चित, ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक का प्रकाशन सन 1958 ईस्वी में हुआ था। आषाढ़ का एक दिन एक यथार्थवादी त्रिखंडीय नाटक है। यह नाटक संस्कृत के महान कवि महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर केंद्रित है। इस नाटक में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय हुआ है। इस नाटक को इतनी लोकप्रियता व प्रसिद्धि मिली है कि इसे हिंदी नाटक के इतिहास में आधुनिक युग का प्रथम नाटक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यही नहीं, सन 1959 ईस्वी में इस नाटक को सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाट्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। आगे चलकर सन 1971 ईस्वी में निर्देशक मणि कौल ने इस नाटक पर आधारित एक फिल्म भी बनाई, जिसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह नाटक अनेक रंगमंचों में अभिनीत भी किया जा चुका है। नाटक की अभिनेता का इससे अधिक प्रमाण और क्या हो सकता है कि यह नाटक दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, कानपुर, ग्वालियर, नागपुर, इलाहाबाद तथा अन्य कई स्थानों पर सफलतापूर्वक अभिनीत किया जा चुका है। अमेरिका तक इस नाटक का मंचस्थ किया जा चुका है। अलका जी जैसे निर्देशक तथा अनामिका जैसी संस्था ने इसे लेकर सर्वदा अलग अलग दृष्टियों से प्रयोग किए हैं। यही नहीं, आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से लगभग सभी भारतीय भाषाओं में प्रसारित किया गया है। ऐसे नाटक की कथा या सार को प्रस्तुत करने से पहले यह आवश्यक है कि मैं इस नाटक के नाटककार मोहन राकेश जी का सामान्य परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं। तो आइए मोहन राकेश द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथावस्तु या कथानक या सार या सारांश को प्रस्तुत करने से पहले मोहन राकेश जी का सामान्य परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं। ध्यान देकर सुनिएगा। मोहन राकेश जी का सामान्य परिचय। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकारों में से एक हैं। सच पूछा जाए तो ये हिंदी साहित्य के उन चुनिंदा साहित्यकारों में से एक हैं जिन्हें नई कहानी आंदोलन का नायक माना जाता है। और यही कारण है कि हिंदी साहित्य जगत के अधिकांश लोगों ने उन्हें उस दौर का महानायक के रूप में भी स्वीकार किया है। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाटककार, कहानीकार और उपन्यासकार भी रहे हैं। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में MA की डिग्रियां प्राप्त की। जीविकोपार्जन के लिए कुछ समय तक ये कॉलेज में अध्यापक रहे। तभी से इनकी लेखनी
क्रियाशील हो गई थी। मोहन राकेश जी ने अनेक कहानियां और उपन्यास तथा नाटक भी लिखे जो इस प्रकार है। प्रमुख कृतियां: उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, कांपता हुआ दरिया, नीली बाहों की रोशनी में। नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन, कहानी संग्रह, क्वार्टर और अन्य कहानियां, पहचान तथा अन्य कहानियां, वारिस तथा अन्य कहानियां, नए बादल, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर, खोया हुआ शहर। उपर्युक्त रचनाओं के अतिरिक्त इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार है: निबंध संग्रह, परिवेश, अनुवाद, मृच्छकटिक, शकुंतल, डायरी, मोहन राकेश की डायरी, यात्रा वृत्तांत, आखिरी चट्टान तक। मोहन राकेश जी कुछ वर्षों तक सारिका नामक पत्रिका के संपादक भी रहे। इनकी अनेक कहानियों पर फिल्म भी बनी है। नाटक के क्षेत्र में इन्हें तो अभूतपूर्व सफलता मिली है। आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे नाटकों पर इन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत व सम्मानित भी किया गया। इन दोनों नाटकों को क्लासिक नाटक होने का दर्जा प्राप्त हुआ। इनकी प्रायः सभी रचनाओं में मध्यम वर्गीय व्यक्ति की कुंठा, निराशा, घुटन आदि प्रवृत्तियों के चित्रण की प्रधानता है। इनकी कहानियां व उपन्यासों की पृष्ठभूमि व कथा वस्तु शहरी मध्यम वर्ग के जीवन पर आधारित होती है। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से अत्यंत ही सरल व सहज भाषा में समाज की मानसिकता को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। हिंदी के ऐसे महान नाटककार, कहानीकार और उपन्यासकार मोहन राकेश जी का 3 जनवरी 1972 ईस्वी को नई दिल्ली में आकस्मिक निधन हो गया। यद्यपि आज वे हमारे बीच नहीं हैं, पर वे जो साहित्य छोड़कर गए हैं उसके कारण चिरकाल तक स्मरण किए जाएंगे। तो आइए अब मैं मोहन राकेश द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा वस्तु या कथानक या सार या सारांश को प्रस्तुत करने से पहले इस नाटक में कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं, कौन कौन से गौण पात्र हैं, किसे इस नाटक का नायक कहा जा सकता है और किसे इस नाटक की नायिका के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, उन सभी पात्रों का मैं संक्षिप्त परिचय आपको दे दूं, ताकि इस नाटक को पढ़ने में और इसकी कथा को समझने में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। ध्यान देकर सुनिएगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक के प्रमुख पात्र, उनका संक्षिप्त परिचय। अंबिका हिमालय प्रदेश में स्थित एक छोटे से गांव में रहने वाली एक प्रौढ़ा है। मल्लिका की मां महामारी फैलने के कारण पति की मृत्यु हो चुकी है। एक असहाय व निर्धन स्त्री है। मल्लिका अंबिका की एकमात्र पुत्री है, कालिदास की प्रेमिका तथा इस नाटक की नायिका है।
कालिदास इस नाटक का नायक कवि सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में कवि के रूप में प्रतिष्ठित है तथा कश्मीर के राज्यपाल तथा मल्लिका का प्रेमी है। दंतुल एक राजपुरुष, मातुल एक ऐसा व्यक्ति है जो कालिदास का मामा है। निक्षेप ग्राम पुरुष यानी ग्रामीण व्यक्ति, कालिदास का परम मित्र। विलोम ग्राम पुरुष, नाटक का खलनायक। रंगिनी संगिनी उज्जैनी से राजकुमारी प्रियंगु मंजरी के साथ आई हुई दो महिला कर्मचारी जो नाट्य केंद्र से जुड़ी हुई हैं। ये दोनों महिला कर्मचारी कालिदास के विगत जीवन पर शोध करना चाहती हैं। अनुस्वार अनुनासिक ये उज्जैनी से आए हुए दो अधिकारी हैं, निरीक्षक हैं। प्रियंगु मंजरी सम्राट विक्रमादित्य की कन्या है जिसका विवाह आगे चलकर कालिदास के साथ हो जाता है। आइए अब मैं मोहन राकेश द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा या सार या सारांश को आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक का सार या सारांश। आधुनिक हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ नाटककारों में मोहन राकेश का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। आषाढ़ का एक दिन इनका प्रथम और ऐतिहासिक नाटक है। यह इनका एक बहुत ही लोकप्रिय नाटक है। इस नाटक का प्रकाशन सन 1958 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वानों ने आषाढ़ का एक दिन नाटक को हिंदी नाटक के आधुनिक युग का प्रथम नाटक कहा है। वास्तव में यह नाटक महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर केंद्रित है जो 100 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के अनुमानित काल में व्यतीत हुआ है। नाटककार ने कालिदास को व्यक्ति की अपेक्षा एक सर्जक के प्रतीक के रूप में अधिक मान्यता दी है तथा उनके जीवन के घटनाक्रम को बड़े ही सुंदर व सुव्यवस्थित ढंग से नाटक का रूप दिया है। आषाढ़ का एक दिन एक त्रिखंडीय नाटक है। प्रथम खंड। आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा एक पर्वतीय प्रदेश की बहुत ही कारुणिक कथा है। मातृ पितृहीन युवक कालिदास हिमालय के तराई अंचलों में स्थित एक छोटे से गांव में अपने मामा मातुल के साथ रहते हुए शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है और अपनी कला को विकसित करता है। पशुपालक मामा मातुल कालिदास का पालन पोषण करते हैं, परंतु पशुपालक मामा मातुल से उपेक्षापूर्ण व्यवहार प्राप्त होने के कारण गांव का कोई भी व्यक्ति कालिदास को स्नेह व सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है। किसी का भी ध्यान न तो उसकी काव्य प्रतिभा की ओर जाता है और न ही उसकी भावुकता की ओर ही जाता है। गांव के सभी लोग उसे यानी कालिदास को एक अभागा, छिछोरा, आवारा युवक मानते हैं, परंतु उनकी एक बाल सखी है जिसका नाम मल्लिका है जो उसी गांव की रहने वाली है। मल्लिका
कालिदास से सच्चा प्रेम करती है। मल्लिका का यह स्नेह और प्यार उसके युवा हो जाने पर भी बना रहता है। कहने का अर्थ यह है कि मल्लिका के साथ उसका प्रेम संबंध भी है। अंबिका की एकमात्र संतान मल्लिका है। अंबिका एक विधवा औरत है। वह अपनी बेटी के साथ इसी गांव में रहती है। अंबिका को न तो कालिदास का अपने घर में आना ही अच्छा लगता है और न ही अपनी बेटी मल्लिका का उसके साथ ग्राम प्रांतर में घूमना फिरना ही अच्छा लगता है। परंतु मल्लिका पर इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंबिका मल्लिका और कालिदास के प्रेम संबंध के कारण फैली अफवाह के कारण बहुत ही रुष्ट है। अंबिका मल्लिका के विवाह को लेकर भी बहुत ही चिंतित रहती है। मल्लिका से कोई भी विवाह नहीं करना चाहता है। यहाँ तक कि अग्निमित्र भी मल्लिका से विवाह करने से इनकार कर देता है, कारण उन्हें उसके चरित्र पर संदेह है। विलोम नामक एक व्यक्ति है जो उसी गांव में रहता है। वह मल्लिका से अथाह प्रेम करता है और विवाह भी करना चाहता है, परंतु सफलता नहीं मिलने पर विलोम मल्लिका की माता अंबिका के सम्मुख कालिदास और मल्लिका के प्रेम संबंधों को लेकर उल्टी सीधी बातें किया करता है। सारे ग्राम प्रांतर में भी उनके विरुद्ध अनेक प्रकार का अनर्गल प्रचार करते रहता है। पशुपालक मामा मातुल भी यही कार्य करता है, जबकि मल्लिका ग्राम पुरुष विलोम से बहुत ही घृणा करती है। वह उसे फूटी आंख नहीं सुहाती है। उसका जब तब इस घर में आना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। खैर, जो भी हो, किसी प्रकार कालिदास के इस काव्य लेखन की चर्चा उज्जैनी के राज दरबार तक पहुंच जाती है। सभी लोग उनके ऋतु संहार काव्य ग्रंथ की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। परिणाम स्वरूप आचार्य वररुचि के नेतृत्व में राज्य के कर्मचारियों का एक दल कालिदास से मिलने और उज्जैनी ले जाने के लिए उसके गांव पहुंचता है। एक दिन दंतुल नामक एक राज कर्मचारी से पशु प्रेमी कालिदास का एक घायल हिरण शावक को लेकर झड़प हो जाती है। पता चलने पर कि कालिदास एक कवि है और यही कालिदास है जिसकी चर्चा उज्जैनी के राज दरबार तक पहुंच चुकी है, फिर प्रायश्चित भी करता है। उज्जैनी के कुछ दरबारी कालिदास से आकर मिलते हैं और उसे सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में चलने के लिए अनुरोध करते हैं। पशुपालक मामा मातुल इस समाचार से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और कालिदास को उज्जैनी जाने की सलाह देते हैं, परंतु कालिदास नहीं जाना चाहता है और वह जगदम्बा के मंदिर में जाकर छिप जाता है। दरअसल कालिदास असमंजस में पड़ जाता है। एक तरफ उसके गांव की सुंदरता, शांति और प्रेम से भरा हुआ स्वच्छंद जीवन है और दूसरी तरफ
उज्जैनी के दरबार में रहकर महानता को छू लेने का अवसर, तत्काल वह निर्णय नहीं ले पाता है और जाने से साफ इनकार कर देता है। दरअसल कालिदास किसी प्रकार की गुलामी का जीवन जीना पसंद नहीं करता है, वह स्वतंत्र रहकर काव्य रचना करना चाहता है। निक्षेप नामक एक गांव का व्यक्ति है जो कालिदास की प्रतिभा और स्वभाव का सच्चे मन से कायल होता है। वह कालिदास का बचपन का मित्र है। वह मल्लिका से कहता है कि वह कालिदास को किसी भी प्रकार से समझाए और उज्जैनी जाने के लिए तैयार करे। वह कहता है कि बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है। इसी बीच प्रेम में असफल होकर विलोम वहां आता है और कालिदास की कटु आलोचना करता है। विलोम भली भांति जानता है कि कालिदास मल्लिका से विवाह नहीं करेगा, इसीलिए वह जानबूझकर अंबिका से कालिदास और मल्लिका के विवाह की बातें करता है। वह अंबिका से कहता है कि कालिदास उज्जैनी जा रहा है, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, इसीलिए उसके जाने से पहले ही कम से कम उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए, क्योंकि कालिदास के कारण ही वह अपवाद का विषय बनी हुई है। अंत में मल्लिका भी सभी के समझाने पर कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए प्रेरित करती है। मल्लिका कालिदास को समझाते हुए कहती है कि वह तो केवल यही चाहती है कि जिस पुरुष से वह सच्चा प्रेम करती है उसे जीवन में सफलता मिले। यहाँ ग्राम प्रांतरों में उसकी काव्य प्रतिभा को विकसित करने का अवसर नहीं मिलेगा। यहाँ के लोग तुम्हारी प्रतिभा को समझ नहीं सकते हैं, और तो और इस भूमि से तुम जो ग्रहण कर सकते थे वह कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। इसीलिए कालिदास को उज्जैनी जाने की सलाह देती है। अंततः भारी मन से कालिदास उज्जैनी चला जाता है। आषाढ़ का एक दिन नाटक का द्वितीय खंड। नाटक के द्वितीय खंड में पता चलता है कि उज्जैनी पहुंचते ही कालिदास की बहुत धाक जम चुकी है। कालिदास को उज्जैनी आए हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, परंतु इन वर्षों में मल्लिका के घर की हालत जर्जर हो चुकी है। उसकी मां अंबिका अब एक वृद्धा और रोगी भी हो चुकी है। कालिदास की चारों ओर ख्याति फैल चुकी है। कालिदास का कोई भी समाचार मल्लिका या गांव वालों के पास नहीं है। मल्लिका कालिदास की विरह व्यथा से और भी अधिक व्यथित और दुर्बल हो चुकी है। वह हमेशा अपनी मां की सेवा में लगी रहती है। निक्षेप इसके लिए स्वयं को दोषी मानता है। वह कहता है कि मैंने ही कालिदास को उज्जैनी भेजने के लिए प्रेरित किया था। निक्षेप यह भी कहता है कि सुना है कि कालिदास का विवाह उज्जैनी में ही राजपुत्री प्रियंगु मंजरी से हो गया है। साथ ही साथ वह यह भी कहता है कि राजधानी में रहकर कालिदास ने अनेक नए काव्यों का सृजन किया है। उनमें से मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश और शकुंतलम आदि को विशेष
लोकप्रियता और प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। वह आगे यह भी बतलाता है कि राजधानी में इस बात की भी चर्चा है कि कालिदास का संबंध अनेक संभ्रांत वनिताओं से हो चुका है, परंतु मल्लिका किसी भी बात का बुरा नहीं मानती है। तभी पता चलता है कि कालिदास अब मातगुप्त के नाम से कश्मीर का शासक बनकर अपने ग्राम प्रांतर से गुजरते हुए कश्मीर की ओर जा रहे हैं। मल्लिका सोचती है कि जब कालिदास यहाँ आए हुए हैं तो निश्चय ही उससे मिलने के लिए यहाँ अवश्य आएंगे। पर आती है रंगिनी संगिनी नामक दो राजकर्मचारी महिलाएं जो कालिदास के विगत जीवन पर शोध करना चाहती हैं, जिसने कालिदास को महान कवि बना दिया है। बाद में आते हैं अनुस्वार और अनुनासिक नामक दो राजकर्मचारी। ये दोनों मल्लिका से आकर कहते हैं कि हम लोग उनके अनुचर हैं और उनकी रानी प्रियंगु मंजरी मल्लिका से मिलना चाहती है। इस प्रकार कालिदास तो मल्लिका से मिलने के लिए नहीं आता है, आती है प्रियंगु मंजरी। प्रियंगु मंजरी उज्जैनी के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कन्या है, जिसका विवाह कालिदास के साथ हुआ है। वह मल्लिका की स्थिति को देखकर बहुत ही दुखी होती है और सहानुभूति भी प्रकट करती है। वह कहती है कि वह उसे अपनी सखी बनाकर अपने साथ ले जाना चाहती है और अपने साथ रखना चाहती है तथा उसका विवाह अनुस्वार या अनुनासिक या फिर किसी अन्य राजकर्मचारी से करवा देना चाहती है। मल्लिका को किसी भी तरह की असुविधा होने पर उसकी मां को भी वह अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। यही नहीं, प्रियंगु मंजरी मल्लिका के घर का परिसंस्कार यानी मरम्मत भी करवाना चाहती है, परंतु स्वाभिमानी मल्लिका को ऐसी सहायता लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। वह प्रियंगु मंजरी की सभी सहायता को लेने से इनकार कर देती है। मां अंबिका तथा विलोम दोनों मिलकर मल्लिका को बहुत समझाते हैं, परंतु मल्लिका किसी की भी बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। अंत में प्रियंगु मंजरी कालिदास का ध्यान अपनी ओर करने तथा अशांत मन को शांत करने के लिए अपने साथ कुछ हिरणशावक, औषधियां हेतु कुछ पेड़ पौधे, कुछ घरों के नमूने तथा अनाथ बच्चों को अपने साथ लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ मल्लिका कालिदास के विरह में रोती रहती है। आषाढ़ के एक दिन नाटक का तीसरा व अंतिम खंड। नाटक के तीसरे और अंतिम अंक की कहानी कुछ वर्षों के बाद की कहानी है। मल्लिका की माता यानी अंबिका की मृत्यु हो चुकी है। उसके घर की स्थिति अत्यंत ही खराब हो चुकी है। मल्लिका अब मां बन चुकी है, जिसका पिता विलोम है। मातुल वैशाखी के सहारे चलता है, जिसका कारण कालिदास का राज प्रसाद है। एक दिन वह फिसल कर गिर गया था, जिसके कारण उसका पांव टूट गया है। मातुल
और मल्लिका की बातचीत से यह पता चलता है कि प्रियंगु मंजरी द्वारा भेजी गई स्वर्ण मुद्राओं और वस्त्रों को मल्लिका ने वापस कर दिया है तथा घर का परिसंस्कार भी नहीं करवाया है। मातुल यह बतलाता है कि कालिदास अब शासक बनकर कश्मीर की राजनीति का संचालन करने लगा है। कहने का अर्थ यह है कि उसे कश्मीर का राज्यपाल बना दिया गया है। मातुल आगे कहता है कि कुछ दिनों के बाद कश्मीर के शासक यानी सम्राट का निधन हो जाता है और वहां की प्रजा विद्रोह कर देती है। इन सब बातों से कालिदास का मन बहुत ही अशांत हो जाता है और अब कालिदास ने कश्मीर को त्याग दिया है और सुनने में आता है कि उसने संन्यास भी ले लिया है और काशी चला गया है। मल्लिका यह सब सुनते ही हैरान हो जाती है। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। उसे लगने लगता है कि जैसे उसके सारे सपने, सारी कल्पनाएं ही चकनाचूर हो गए हों। अचानक कालिदास मल्लिका के घर आता है। आषाढ़ का महीना है तथा बाहर मेघ गरजते हैं और मूसलाधार वर्षा होती है। कालिदास बतलाता है कि यहां से जाने के बाद भी वह यहां के संबंध सूत्रों को किसी प्रकार नहीं तोड़ सका है। यहां का आकर्षण सदा उसे खींचता रहा है। उसका मन वहां कभी नहीं लगा है। यही कारण था कि अंततः उसने राजपाट सब कुछ छोड़ दिया है और वह उसके पास आ गया है तथा नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। तभी नशे में चूर विलोम वहां आता है तथा कालिदास को देखकर हैरान हो जाता है। विलोम कालिदास की कड़ी आलोचना करता है तथा इन परिस्थितियों के लिए कालिदास को ही जिम्मेदार बतलाता है। कालिदास मल्लिका से अपने मन की बात कहना चाहता है। मल्लिका कहती है कि उसकी एक बेटी भी है जिसका पिता विलोम है। कालिदास मल्लिका के जीवन की कड़वी सच्चाई को जानकर हैरान तथा निराश हो जाता है और अंत में निराश मन से फिर वापस चला जाता है। यही इस नाटक का अंत हो जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर अवश्य करें और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल पूरी तरह से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। हाँ, मेरे इस वीडियो में यदि कहीं आपको कोई त्रुटि या कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें ताकि अगले वीडियो में मैं उन त्रुटियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर और छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।